हाय एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग है। मोदी जी ने हमें वार्निंग्स दी है, जैसे कि गोल्ड नहीं खरीदना है, फ्यूल को बचाना है। ऐसा वो हमें क्यों बोल रहे हैं, हमसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल क्राइसिस हमारे इंडिया की इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे हम पे दबाव दबाव डाल रहे हैं, और कैसे एज ए सिटीजन हम इस चीज से बाहर आ सकते हैं, अपने नेशन को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। जो तो बेसिकली क्या है, इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को तीन बड़े शॉक वेव्स ने हिला रखा है। तो पहला है कोविड-19। उसकी वजह से क्या हुआ है, इंडिया की सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। सेकंड है यूक्रेन वॉर। उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड द थर्ड इज ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है। इसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमारा जो क्रूशियल, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल समुद्री रास्ता है इंडियंस के लिए। उधर से हमारा तेल आता है, और मतलब जो भी ज्यादातर चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो वहीं से आती है। नाउ लेट्स सी कि हम इस क्राइसिस में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे असर डालती है ये जो क्राइसिस है हमारी पॉकेट पर कैसे असर डालती है। तो लेट्स सी। जो फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, उसकी प्राइस पहले 70 डॉलर थी, अभी वो 120 हो चुकी है। ठीक है। और फॉरेक्स है, पहले करेंसी जो इंडिया का रुपीस था वो डॉलर के अगेंस्ट 91 था, बट अभी 95 आ चुका है। इतना नीचे गिर चुका है। इसकी वजह से हमारे ऊपर ग्लोबल प्रेशर आ रहा है। और जो फर्टिलाइजर और फूड है, ठीक है, फर्टिलाइजर और फूड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज था, जहां से हमारा फूड ये सब जो आता था, उस पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि वो अभी लड़ाई के जोन में चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अभी हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार है वो हमें इन सब क्राइसिस के बावजूद वो हमें कैसे हेल्प कर रही है। तो देखो, फर्टिलाइजर जो है ग्लोबल मार्केट में उसकी क्या प्राइस है, 3000 पर बैग है, बट इंडियन सिटीजन्स को वो 300 से भी कम रुपीस में मिल रहा है। ठीक है। फिर फ्यूल स्टेबिलिटी क्या है कि फ्यूल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पाइक पे चल रहा है, उसकी जो प्राइसेस है वो हाइक हो चुकी है। वो $70 से $120 डॉलर तक पहुंच चुका है, बट हमें किस रेट पे मिलता है, 94.77 रुपीज पर हमें मिलता है पेट्रोल, और 87.67 पे हमें डीजल मिलता है। ठीक है। करेंसी का क्या हुआ है कि जो रुपीस है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा ही गिर चुका है। और फिर है ऑयल कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑयल कंपनीज पे ये इफेक्ट पड़ रहा है कि उनको हर रोज उनको 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ठीक है। और फिर देखो कि जो मंथली ये 3000 करोड़ है, ये मंथली अंडर रिकवरी है पेट्रोल, डीजल एंड कुकिंग गैस पर। और जो एस्टिमेट क्वार्टरली इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि 2 लाख करोड़ का हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। तो रियलिटी ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इसी तरह रहा, मतलब कि जो अभी जिस कंडीशन में है, तो क्या है कि हम जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस लॉस को ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर सकती है। ठीक है। तो पीएम मोदी हमसे कहते हैं कि जो जैसे कि सप्लाई चेन का खतरा बढ़ रहा है, वो हम जितने भी मेजर्स ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, हाउ मैनी मेजर्स वी टेक, डिफिकल्टीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उनका ये कहना है। ठीक है। नाउ अभी पीएम मोदी ने हमसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमें एक ब्लूप्रिंट दिया है, कि उन्होंने हमसे बोला है कि हमें ये 7 जो चीजें हैं उनको फॉलो करना है। 7 उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हैं, उनको फॉलो करना है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि गोल्ड और ओवरसीज ट्रेवल्स पर हमें क्या करना है, पॉज लगाना है। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बना रहेगा, मतलब कि ज्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि जो गोल्ड है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है वो खर्च हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। फिर उन्होंने बोला है कि 10% रिडक्शन होगा एडिबल ऑयल पर। हमको ये रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अपना जो एडिबल ऑयल यूज करते हो उस पे 10% तक 10% तक रिडक्शन कर दो। ठीक है।
इससे क्या होगा कि जो नेशनल इंटरेस्ट और पर्सनल हेल्थ दोनों मेंटेन रहेगी। फिर उन्होंने बोला है फॉरेन रिजर्व को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम कि जो खतरा मंडरा रहा है उसकी वजह से हम अपना फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज को जितना ज्यादा बचा के रखेंगे वो हमारे लिए उतना ही बेटर होगा। ठीक है, फिर उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की है कि हम वर्क वर्क फ्रॉम होम कल्चर को वापस लेके आए, वर्चुअल मीटिंग्स करें। उसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल का जो खर्चा है वो बचेगा। फिर उन्होंने हमें बोला है कि हमें मेट्रो ट्रेवल करनी चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करनी चाहिए, ताकि जो हमारा 88% क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बच सके। फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हमें फर्टिलाइजर को 50% तक कम करना चाहिए। हमें हमारी सॉइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक्सपेंसिव जो केमिकल इंपोर्ट्स होते हैं उन पर हमें क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने हमें बोला है कि हम इन सबको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अर्बन कम्युनिटीज में क्या है कि प्राइवेट कार लेके जाते हैं, उसकी जगह हम क्या करें, मेट्रो नेटवर्क्स के यूज, या फिर कार पूलिंग्स करें या फिर मेट्रो से जाए। फिर जो रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो मतलब कि ट्रक्स चलते हैं जो अपना सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाहर, मतलब जो लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं, उसकी जगह हमें क्या क्या करना चाहिए, रेलवे कार्गो का यूज करना चाहिए। फिर है जो कंबंशन इंजन है जिसमें पेट्रोल डीजल फ्यूल्स ये सब यूज होते हैं, उनकी जगह हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने हमें बोला है कि हमें क्या करना है, वर्चुअल वर्क फ्रॉम होम करना है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा फ्यूल बचेगा, जो रोजाना का हमारा खर्चा आता है फ्यूल का वो बचेगा। उन सब पे रोक लगाई जा सकती है। फिर उन्होंने हमें बोला है कि हमें 1 साल तक के लिए जो हमारी नॉन इसेंशियल वेकेशंस है जो हम आउट ऑफ इंडिया करते हैं उनको रोक लगानी है, उन पे रोक लगानी है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स को भी 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक रोकना है। या तो आप इंडिया में करो या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग अब्रॉड करने से रुको। उन्होंने हमें गोल्ड परचेज के लिए मना किया है कि कम से कम 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदो। इसका बेसिक सा ये रीजन है कि हम अपना गोल्ड क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन रिजर्व है, वो खर्च हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है इंडिया इंपोर्ट्स इट्स गोल्ड एवरी नॉन इसेंशियल परचेज डायरेक्टली क्या करता है, डिक्रीज करता है फॉरेन करेंसी रिजर्व को। जो हमें जरूरत, मतलब कि जिसकी हमें जरूरत होती है, हम क्या कर सके, बाय क्रूशियल एनर्जी एंड फूड सप्लाईज को ऑर्डर करने के लिए हम उसको रख सकते हैं। फिर तीसरा उन्होंने हमें जो इम्पोर्टेंट पिलर वो ये है कि हम एग्रीकल्चर शिफ्ट पर जाए। कैसे कि हम जो अपना एडिबल ऑयल है उसको 10% तक कम कर सके। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, फॉरेक्स बचेंगे और हमारी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। देश सेवा एंड देश सेवा दोनों चीजें हो रही है। फिर उन्होंने बोला है, फार्मर से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना जो फर्टिलाइजर है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, वो उसका 25 से 50% तक जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग पे जाए। ठीक है, ये जो डीजल पंप्स है, सोलर पंप डीजल पंप्स को सोलर पंप्स के साथ रिप्लेस करें। इससे क्या होगा, हमें हमारे फॉरेन रिजर्व्स बचेंगे। जो मदर अर्थ है उनको हीलिंग होगी, वो हील होगी जो केमिकल की वजह से उनकी जो डिग्रेडेशन हो चुकी है। फिर थर्ड पिलर ये होता है कि वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब ये है कि स्वदेशी इज नॉट जस्ट अबाउट बाइंग earthen lamps दियास ड्यूरिंग दिवालीज। हमें क्या करना है, हमें अपने घरों में देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम, मतलब कि जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारे कंघी हो गए, ब्रश हो गए, बैग्स हो गए, जूते हो गए, वी हैव टू चेक कि ये मेड इन इंडिया है कि बाहर से बन के आ रहे हैं। अगर बाहर से बन के आ रहे हैं तो हमें अपने स्वदेशी को अपनाना है, मेड इन इंडिया चीजें लेनी है, खरीदनी है। सो देखो, बेसिकली इन सब चीजों से जो हम थोड़ा थोड़ा कट ऑफ करेंगे, जैसा मोदी ने हमें बोला है, तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पर, क्या नहीं होगा। देखो, अगर हम अगर हम ये इनपुट देते हैं, 10% लेस ऑयल यूज करते हैं, 1 साल तक पॉज कर देते हैं गोल्ड पर, कार पुलिंग यूज करते हैं, वर्क फ्रॉम होम यूज करते हैं, और 50% लेस केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा, प्रेशर जो आ रहा है रुपीस पर वो कम होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा फॉरेस्ट रिजर्व जो होगा वो प्रोटेक्ट होगा। और इसका अल्टीमेट आउटपुट क्या निकलेगा, एक सेल्फ
रेलिएंट एनर्जी सिक्योर इंडिया बनेगा, जो कि वेस्ट एशिया क्राइसिस से लड़ने को तैयार होगा। ठीक है। सो बेसिकली अभी हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें जैसा कि ब्लूप्रिंट में बताया गया है, या फिर जो ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसके नीचे दब जाए। अगर हम शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, हमारी जो कंज्यूमर प्राइस है वो बनी रहेगी और एक सेल्फ रेजिलियंस इंडिया बनेगा। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं जैसा अभी हम कर रहे हैं, हम ऐसे ही सोना खरीद रहे हैं, बाहर वेकेशंस पे जा रहे हैं, खुद की प्राइवेट कार यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से फ्यूल प्राइस बढ़ेगा, नेशनल एक्सक्वेयर में कम होगा, और क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है। और हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो हमें क्या बोला गया है, जो पार्शियल बर्डन है इस क्राइसिस का उसको शेयर करना है। ठीक है। अगर हमने शेयर नहीं किया तो जो एंटायर वेट है क्रश का, वो इकोनॉमी को क्रश कर देगा, यानी कि जो एंटायर वेट है इन सब का क्राइसिस का, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। सो द मैसेज इज कि ये जो इशू है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, और ना ही एक पर्सन का है। ये एक नेशनल इशू है जिसको हमें मिलकर सॉल्व करना है, मिलकर इस चीज से लड़ना है। हमें ये जो पीएम मोदी ने हमसे अर्ज की है कि ये 7 पॉइंट्स है इनको फॉलो करो, उनको मिल के फॉलो करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही हम हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होगी। हम ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इससे खुद को बचा पाएंगे, हमारे नेशन को बचा पाएंगे, और दिस विल हेल्प आवर कंट्री टू रीग्रोथ अगेन। Okay, thank you so much for listening my channel, and must like and subscribe it. Thank you.